चलिए उस महाकाव्य की शुरुआत करते हैं जिसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच लिया था। गेम ऑफ थ्रोन्स का पहला अध्याय विंटर इज कमिंग। बिना किसी देरी के सीधा इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली जगह से होती है। द वॉल के उस पार की भयानक और जमी हुई दुनिया, जहां जाने के नाम से ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। विल नाम का एक रेंजर अपनी जान बचाने के लिए बर्फ से ढके एक डरावने जंगल में बेतहाशा भाग रहा है। डर इतना ज्यादा है कि वो अपनी कसम, अपनी ड्यूटी, सब कुछ छोड़कर बस भाग जाना चाहता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो भाग किस चीज से रहा था। विल और उसके दो साथी रेंजर जब उस जंगल में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बर्फ पर कटे फटे शव मिलते हैं। उनका सामना उन पौराणिक खौफनाक जीवों से होता है जिन्हें व्हाइट वॉकर्स कहा जाता है। चमकती हुई नीली आंखों वाले ये जीव, जिनके बारे में हर कोई यही मानता था कि वो तो हजारों साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। विल के साथियों को बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है और विल वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल भागता है। अब हमारी कहानी उत्तर में विंटरफेल की तरफ मुड़ती है। विल को एक भगोड़े के रूप में पकड़ लिया गया है। यही हमारी मुलाकात लॉर्ड एडार्ड यानी नेड स्टार्क से होती है। नेड स्टार्क का उसूल एकदम साफ और कड़ा है। जो इंसान मौत की सजा सुनाता है, तलवार भी उसी को चलानी चाहिए। नेड पूरे सम्मान और न्याय के साथ विल का सर धड़ से अलग कर देते हैं और पास खड़ा उनका 10 साल का बेटा ब्रैन ये सब बिना पलक झपकाए देख रहा है। नेड उसे यही सिखा रहे हैं कि दुनिया की कड़वी सच्चाइयों का सामना कैसे किया जाता है। इस सजा के बाद जब वो लोग वापस विंटरफेल लौट रहे होते हैं तो जंगल में उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो सदियों से द वॉल के दक्षिण में नहीं देखा गया था। एक मरी हुई विशाल मादा डायरवुल्फ और उसके गले में एक हिरण का सींग घुसा हुआ है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, वहां 5 जिंदा पिल्ले भी मिलते हैं। विंटरफेल के 5 सच्चे स्टार्क बच्चों के लिए ठीक 5 पिल्ले। ये कोई आम इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत है कि किस्मत आगे क्या खेल खेलने वाली है। और ये घटना एक बहुत ही गहरा प्रतीक बनकर सामने आती है, खास तौर पे जॉन स्नो के लिए। जब वो सब वहां से निकलने ही वाले होते हैं तो जॉन को एक छठा पिल्ला मिल जाता है। ये पिल्ला बाकी सबसे बिल्कुल अलग है, एकदम सफेद रंग का और झुंड में सबसे कमजोर। जॉन स्नो, जो कि एक नाजायज बेटा है और स्टार्क परिवार में खुद को बाहरी महसूस करता है, उसका ये अकेलापन इस अनोखे सफेद पिल्ले से पूरी तरह मेल खाता है। इसी बीच स्टार्क परिवार का वो मशहूर और बेहद गंभीर आदर्श वाक्य गूंजता है, सर्दियां आ रही हैं। नेड स्टार्क ये बात कहते ही हैं कि तभी राजधानी किंग्स लैंडिंग से एक बहुत ही मनहूस खबर आती है। राजा के सबसे करीबी सलाहकार और हैंड ऑफ द किंग जॉन एरन की अचानक एक रहस्यमयी बुखार से मौत हो गई है। ये वो पल है जो नेड स्टार्क की शांत और सुरक्षित दुनिया को हमेशा के लिए उलट-पुलट करने वाला है। जॉन एरन की मौत के बाद खुद राजा रॉबर्ट विंटरफेल आते हैं और ये कोई छोटी-मोटी यात्रा नहीं है, बल्कि एक विशाल और बेहद भव्य शाही काफिला है। इसमें रानी सर्सी, उनके जुड़वां भाई जेमी, बेहद चालाक टिरियन लैनिस्टर, जिन्हें द इम्प भी कहा जाता है, और राजकुमार जॉफ्री शामिल हैं। जब ये शाही दल विंटरफेल के प्रांगण में पहुंचता है तो उत्तर के कठोर, सीधे-साधे लोगों और इन चमचमाते शाही मेहमानों के बीच का अंतर तुरंत साफ नजर आने लगता है। राजा रॉबर्ट और नेड स्टार्क बहुत पुराने दोस्त हैं। उनका ये पुनर्मिलन विंटरफेल के अंधेरे तहखाने में होता है, नेड की मृत बहन लियाना की कब्र के ठीक सामने। ये पल बहुत शांत है, लेकिन इसमें एक अजीब सा भारीपन है। राजा रॉबर्ट नेड के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखते हैं। वो चाहते हैं कि नेड नए हैंड ऑफ द किंग बने और उनके साथ राजधानी चलकर राजकाज संभालें। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो अपने परिवारों का रिश्ता हमेशा के लिए जोड़ने के लिए अपने बेटे और नेड की बेटी की शादी का भी प्रस्ताव रख देते हैं। अब समंदर के उस पार चलते हैं। नैरो सी के पार पेंटोस शहर का माहौल विंटरफेल से बिल्कुल अलग है। जहां विंटरफेल एक सुरक्षित और स्थापित उत्तरी ताकत का प्रतीक है, वहीं पेंटोस में कहानी एकदम दूसरी है। यहां टारगेरियन परिवार के अंतिम बचे हुए सदस्य हैं, विसेरिस और उसकी बहन डेनेरिस। वे निर्वासित हैं, हताश हैं और किसी भी कीमत पर वेस्टरोस पर वापस अपना कब्जा जमाने की साजिश रच रहे हैं। विसेरिस को अपनी बहन की खुशियों या सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना खोया हुआ तख्त चाहिए। उसकी योजना बेहद क्रूर है और पूरी तरह से एक सौदे पर टिकी है। वो डेनेरिस की शादी एक खूंखार डोथरा की सरदार खाल ड्रोगो से तय कर देता है और इसके बदले में उसका मकसद एकदम साफ है, वेस्टरोस पर हमला करने के लिए 40,000 डोथरा की सैनिकों की एक विशाल और अजेय सेना हासिल करना।
अब डोथराकी शादी के इस समारोह पर नजर डालते हैं। ये कोई आम जश्न बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरह से हिंसा, जंगलीपन और शोरगुल से भरा हुआ है। डोथराकी संस्कृति में तो ये माना जाता है कि बिना कम से कम 3 मौतों के कोई भी शादी उबाऊ होती है। डेनेरिस इस पूरी बर्बरता को देखकर अंदर तक सहम जाती है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, शादी के आखिर में उसे कुछ बहुत ही खास और ऐतिहासिक उपहार मिलते हैं। इन सभी तोहफों में सबसे शानदार उपहार मैजिस्टर इलीरियो की तरफ से आता है। वो डेनेरिस को एक संदूक देता है जिसके अंदर अच्छाई के पार शैडोलैंड से लाए गए 3 ड्रैगन के अंडे हैं। ये अंडे समय के साथ पूरी तरह पत्थर में बदल चुके हैं, लेकिन ये 3 अंडे एक ऐसा खास पल बनाते हैं जो आने वाली पूरी कहानी के लिए एक बहुत ही बड़ा संकेत है। वापस चलते हैं विंटरफेल के उस शोर शराबे वाले भोज में। अंदर जश्न चल रहा है, लेकिन बाहर प्रांगण में एक बहुत ही गहरी और मार्मिक बातचीत हो रही है। जॉन स्नो, जो एक नाजायज बेटा होने की वजह से मुख्य परिवार के साथ अंदर नहीं बैठ सका, उसकी मुलाकात टिरियन लैनिस्टर से होती है। टिरियन जॉन को एक कठोर लेकिन बेहद काम की सलाह देता है। वो कहता है कि तुम जो हो उस सच्चाई को पूरी तरह अपना लो और उसे अपनी ढाल बना लो, ताकि कोई भी कभी उसका इस्तेमाल तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए न कर सके। सच में कमाल की सलाह है। उसी रात नेद और कैटलिन के कमरे में एक रहस्यमयी घटना घटती है। आधी रात को एक घुड़सवार कैटलिन की बहन लीजा की तरफ से एक बहुत ही गुप्त संदेश लेकर पहुंचता है। इस संदेश को पढ़ते ही कैटलिन इतनी बुरी तरह घबरा जाती है कि वो तुरंत उस पत्र को आग में फेंककर जला देती है। ये एक ऐसा पल है जो राजनीतिक साजिशों और आने वाले खतरे के एहसास को कई गुना बढ़ा देता है। आखिर उस जलते हुए पत्र में ऐसा क्या लिखा था? लीसा ने दावा किया था कि उसके पति जॉन एरन की मौत किसी आम बुखार से नहीं हुई थी, बल्कि रानी के परिवार लैनिस्टर्स ने उनकी हत्या करवाई है। और तो और राजा की जान भी अब खतरे में है। राजद्रोह से भरा यह विस्फोटक आरोप नेड स्टार्क के लिए सारी स्थिति बदल कर रख देता है। अब वो चाहकर भी अपने दोस्त राजा रॉबर्ट की रक्षा के लिए इस खतरनाक नौकरी को ठुकरा नहीं सकते। अगली सुबह कहानी अपने पहले सबसे बड़े तनाव की ओर बढ़ती है। राजा और नेड सहित विंटरफेल के सभी मुख्य रक्षक सुअर के शिकार के लिए जंगल निकल जाते हैं। कैटलिन ने ब्रायन से कड़ा वादा लिया था कि वह दीवारों पर चढ़ने की अपनी आदत छोड़ देगा, लेकिन जैसे ही रक्षा करने वाले पुरुष वहां से जाते हैं, युवा और फुर्तीला ब्रायन अपनी मां की चेतावनी को हवा में उड़ा देता है और विंटरफेल की ऊंची दीवारों पर अकेले ही चढ़ना शुरू कर देता है। ब्रायन बड़ी ही फुर्ती और बिना किसी डर के पत्थर की पुरानी दीवार के सहारे ऊपर टावर की ओर चढ़ता जा रहा है, और जैसे ही वो ऊपर पहुंचने वाला होता है, उसे एक बंद खिड़की के अंदर से किसी के कराहने की अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ब्रायन के हर एक कदम के साथ एक अनजाना सा डर बढ़ने लगता है, मानो वो कुछ ऐसा देखने वाला है जो पूरी तरह से वर्जित है और उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ब्रायन धीरे से खिड़की के किनारे तक पहुंचता है और अंदर झांकता है, और वहां वो रानी सर्सी और उनके जुड़वां भाई जेमी लैनिस्टर को एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। ये बात सोचने में ही सिहरन पैदा करती है कि एक 10 साल का मासूम बच्चा अचानक पूरे साम्राज्य के सबसे खतरनाक रहस्य का गवाह बन गया है। जेमी उसे देखते ही तुरंत खिड़की की तरफ दौड़ता है और ब्रायन को रंगे हाथों पकड़ लेता है। सर्सी ये देखकर पूरी तरह से खौफ में आ जाती है, लेकिन जेमी एकदम शांत है। वो अपनी बहन की ओर देखता है, फिर उस 10 साल के ब्रायन की ओर। कहानी अपने सबसे खौफनाक शिखर पर पहुंचती है जब जेमी बड़े ही ठंडी आवाज में कहता है, प्यार के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। और बस इतना कहकर वो बिना किसी हिचकिचाहट के उस छोटे बच्चे को उस ऊंची खिड़की से नीचे धकेल देता है। और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। यह हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और उत्तेजक सवाल छोड़ जाती है। जब इस तरह के खौफनाक रहस्य बेनकाब होने के डर से एक निर्दोष बच्चे को मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है, तो इसके क्या परिणाम होंगे? इस एक घातक धक्के से वेस्ट्रोज में जो खलबली मचने वाली है, वो आने वाले महाविनाश का बस एक छोटा सा संकेत है। आगे क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।